कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल। आज शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी की एनसीईआरटी के आधार पर ईवीएस। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है तो सीटेट की मैराथन क्लास में हम आपके बीच सीटेट के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं जहां से परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और जब इसकी व्याख्यात्मक हल आपके बीच लेकर आएंगे तो हम केवल एनसीईआरटी की प्रयोग करेंगे। अगर आपको सीटेट में बेहतर अंक अर्जित करने हैं, यदि आपको ये लगता है कि आप सीटेट में बेहतर कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि हम उस महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट के हैं, उन प्रश्नों की जो सीरीज है, उस सीरीज को लेकर आपके बीच हम आ चुके हैं। और आपसे भी ये चाहेंगे कि आप भी तुरंत अपनी तैयारी पूरी कर लें। माने कॉपी कलम लेकर जो भी आपको लेकर बैठना है, वे सारी चीज़ें आप लेकर बैठ जाएं। अगर वे चीज़ें लेकर बैठ जाएंगे तो शायद हमें पढ़ने और पढ़ाने में और आसानी हो जाएगी। मान इसे क्या कहते हैं, और सुविधा हो जाएगी। तो चलिए फटाफट उस सुविधा की तरफ ही चलते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा हम शेयर कर दें वीडियो को, क्योंकि आप तो करेंगे नहीं, हमें पता है, तो हमने कहा कि हम ही कर देते हैं। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट रुकेगा, बस 1 मिनट और। चलिए, हाँ अब हो गया हमारा काम। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। माने एक अभय एक लड़का था, उसने अपने छात्रों से, अभय ने अपने छात्रों से, अभय एक अध्यापक थे, अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में, जो पाठ्यपुस्तक था, पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि जो पाठ्यपुस्तक था वहां पे सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, माने कौन सा विकल्प इसमें दिए गए के अनुसार गलत है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जवाब, इस प्रश्न को सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। ईवीएस की महागाथा सीरीज प्रतिदिन रात 9:30 बजे से आपके बीच आती है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके अपना जवाब जरूर देंगे। और शेयर भी करते रहें ताकि लोगों तक पहुंचता भी रहे, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दें। और आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 1 मिनट मुझे भी थोड़ा शेयर करना है, मैं वही शेयर कर लूं फिर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनसे बच्चों को डेटा हेडिंग समझने में और एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा। जी हाँ, जैसे जब बच्चों से ये कहेंगे आप अपने गांव में जाइए, अपने आसपास जाइए, वहां पे जो लोग बीमार हैं उनकी डेटा तैयार करिए। उससे क्या होगा, बच्चों की हैंडलिंग समझने में और एक साथ काम करने में मजा आएगा। डेटा हैंडलिंग हो जाएगी, एक साथ काम करने में मजा आएगा। मतलब क्या है कि ये आपका उत्तर सही होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। इससे समुदाय की उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित हैं। इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर पैदा, हाँ, इसमें जो समुदाय के लोग होंगे, जब बच्चे जाएंगे, जैसे कोरोना मान लीजिए, अगर कोरोना के बारे में बच्चे अगर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो बच्चे कोरोना के बारे में जानेंगे। माने ये भी सही है। फिर कह रहा है इनसे बच्चों की वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी। माने बच्चे जब गांव में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उन्हें प्रत्यक्ष सीखने का मौका मिलेगा। मतलब क्या है, यह भी सही है, माने यह भी क्या है, सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे समुदाय को बीमारियों समझने में मदद। अब बताइए, जब बच्चे लोगों के बीच जाएंगे तो समुदाय में कैसे मदद मिलेगी। माने ये गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपने नहीं पूछा है। प्रश्न को पढ़ने में अगर आप गलती करते हैं, प्रश्न को पढ़ने में अगर आप लापरवाही करते हैं, तो आप ये देख पाएंगे कहीं ना कहीं ये समस्या आपको उत्पन्न करेगी। इसलिए इस प्रश्न का क्या हो, कैमरा थोड़ा सा, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि दूसरा होगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपने नहीं पूछा है। क्लियर, आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। चलिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा और बड़ा है, इसको और छोटा करेंगे तब आएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में
बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। प्रिया कोई अध्यापिका थी, उन्होंने क्या किया, बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़े, जैसे बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों को सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया गया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका जो प्रश्न है वो नीचे है, इसका जो प्रश्न है वो नीचे है। ध्यान से देखिएगा ताकि हम इसके सभी पहलुओं को आपको व्याख्यात्मक रूप से समझा सकें। जी हाँ, इसके सभी पहलुओं को हम व्याख्यात्मक रूप से आपको समझा सके। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर। अब हमें फटाफट कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे, इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा। क्या होगा, अन्वेषण, मानववादी सोच, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम, क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। देखिए, इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है, यहाँ पे बहुत सारे शब्दावली आपके सामने आएंगे, मैं उन सारी शब्दावलियों की बात करूंगा, उन सारी शब्दावलियों की मैं चर्चा करूंगा आपके लिए। देखिए, यहाँ पे हम आप देखेंगे कि आपातकालीन परिस्थितियों में जब आप बच्चों के सामने रखेंगे कि बिजली के झटके से क्या होगा, जब आप सड़क दुर्घटना होगी तो क्या होगा, समाचार पत्रों में पढ़ेंगे, तो बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे। अच्छा, मैम अगर बिजली का झटका मारेगा तो क्या करेंगे, अगर सर आग लग जाएगी तो क्या करेंगे। तो जो बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल आएंगे, उन सवालों को जब हल करेंगे तो हल करने के लिए कौन शिक्षण विधि करेंगे, उनमें अन्वेषण, उनके अंदर खोज का, उनके अंदर खोज अन्वेषण करने के क्या होते हैं, दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे खोज करना चाहेंगे। यहाँ पे क्या है, अब अनुभव सुनाया, प्रश्न पूछे, उनका मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों पर सड़क दुर्घटना विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके उन पहलुओं पर चर्चा किया। इसमें क्या होगा, बच्चे अन्वेषण करेंगे, सीखेंगे, खोज करेंगे, इसलिए इसका जो उपयुक्त विकल्प होगा वह ए इसका राइट होगा। मानवतावादी सोच क्या है, मतलब मानवतावादी माने लोगों को बचाना, सुरक्षा करना, ये मानवतावादी है। लेकिन यहाँ पे उसके साथ संज्ञानात्मक, अनुभवात्मक, अनुभव भी ले रहे हैं, लेकिन अनुभव स्वयं करके नहीं सीख रहे हैं, इसलिए ये गलत होगा, ये गलत, ये इसका उत्तर होगा, ये इसका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रश्न आज का थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि आज की सीरीज थोड़ी सी कठिन आपको मिलेगी। अगला प्रश्न आपके बीच है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है। समुदाय, जी हाँ, मैंने इसको पढ़ाया है पेड क्लास में, कक्षा 3 के एनसीईआरटी में है। जरा इसका विकल्प आप लोग बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखते सबसे पहले विकल्प का जवाब कौन देता है। हम आपको समय देते हैं 30 सेकंड का, 30 सेकंड में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। 30 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिएगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या होगा। सामुदायिक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय, गलत बात। यह सस्ता और सुलभ है, गलत बात। कोई भी समुदाय समस्त उपलब्ध ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, यह भी गलत बात। आलोचना तो करना ही करना है। हम जैसे को लोग आलोचना कर देते हैं, इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, हमारे नोट्स वो प्रश्न सीटेट में आते हैं, फिर भी लोग आलोचना करते हैं, तो भैया ये तो गलत हो गया। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, समुदाय जो है वह क्या करता है, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। तो जितने लोगों ने ए बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। आप लोग क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे? अगर शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग सबसे ज्यादा लाइक करें या ना करें, वीडियो को शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे लेकिन लोगों तक पहुंचेगी। आगे आएंगे, अगला प्रश्न आपके बीच है और यह प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। आपको 30 सेकंड में सवाल पढ़ना, जवाब देना है। ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। यह बहुत ही आसान है। यह इसका उत्तर आपको एनसीएफ 2005 के आधार पर देना है।
एनसीएफ 2005 के आधार पर देना है। मैंने कई बार इसको समझाया है, बताया है। अगर आप रेगुलर क्लास मेरी पढ़ते होंगे तो आप इसका उत्तर जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं किसी का प्रश्न इसका गलत नहीं होगा, सभी लोग जवाब देंगे। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत ही सही जवाब, उम्दा जवाब दिया है, लेकिन ये जवाब का क्रम जो है लगातार आगे रखिएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। हमने कल भी पढ़ाया था, गण शिक्षण में पढ़ाया था, कल पर्यावरण शिक्षण में भी था। अगर आपने कल की पर्यावरण शिक्षण की हमारी क्लास पढ़ी होगी तो शायद आज दिक्कत नहीं होगी। क्या है कि आपको देखना चाहिए कि जब हम विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है हम उन्हें पाठ्य पुस्तक के बाहर ले जाते हैं। हमें उन्हें किताबी ज्ञान नहीं पढ़ाना है, हमें बच्चों को किताबी ज्ञान से दूर ले जाना है, हमें उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना है, हमें उन्हें पाठ्य पुस्तक से बाहर ले जाना है। इसलिए ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम विद्यालय को बाहर के जीवन से जोड़ने, इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक से बाहर। कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ पे जितने लोग, कुछ लोग लाइव हैं, वो कह रहे हैं कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं पर पाठ्य पुस्तकों को लिंक करना। जी नहीं, उन्हें पाठ्य पुस्तक तक नहीं सीमित करना है। ये मैंने एक नहीं कई बार बताया कि बच्चों को ज्ञान को पाठ्य पुस्तक तक आपको सीमित नहीं रखना है, उनके ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाइए। जैसे अगर मैं आपके घर के आसपास का उदाहरण दूंगा, तुरंत उदाहरण समझ में आएगा। लेकिन अभी जैसे मैं किसी जानवर का उदाहरण देना है, अगर मैं आपके सामने एक गाय का उदाहरण दूं, एक ऑक्टोपस का, तो किसका उदाहरण आपको जल्दी समझ में आएगा, ऑक्टोपस का कि गाय का? कमेंट करके बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। किसका जवाब, ऑक्टोपस का या गाय का? ये गाय को आपने देखा है। मैं जब गाय के बारे में आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, उसकी प्रतिबिंब, उसकी छवि आपके दिमाग में बनेगी। लेकिन ऑक्टोपस को आपने नहीं देखा है, इसलिए आपको ऑक्टोपस के बारे में बड़ी मुश्किल होगी समझने में, क्योंकि जितना आपने चित्र में देखा है कि ऑक्टोपस के ऐसे बड़े बड़े पांव होते हैं, उतना आप समझेंगे। लेकिन गाय की जब मैं उसके बारे में व्याख्या करूंगा तो आपको पूरी बातें स्पष्ट होंगी। इसलिए उनके ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़ाना है और वह एग्जाम्पल देना है। उनके आसपास जो आसपास वो देखते हैं उन्हीं को एग्जाम्पल के रूप में देना है। आगे, पाठचर्या से बाहर ले जाना, पाठचर्या से नहीं, पाठ्य पुस्तक से बाहर ले जाना है। क्लियर? फिर पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, जी नहीं, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमें खिलाना है बच्चों को, खेल खिलाना है, पढ़ाना है, कहानी सुनाना है, गाना सुनाना है, भ्रमण पे ले जाना है, मतलब सभी शिक्षण विधियों का भरपूर प्रयोग करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों को सिखाना है, उन्हें केवल रटाना नहीं है। यह बात अगर आपके दिमाग में छवि बन गई तो ऐसे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर? इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ सबका? आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे, लग रहा है पढ़ाने में कोई कमी है। आप लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगला प्रश्न आपका आ चुका है और इसको भी 30 सेकंड में आपको हल करना है। कह रहा है कि कक्षा 3 के, ध्यान से देखिएगा, कक्षा 3 की बात हो रही है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। ये मैंने कक्षा 3 के एनसीईआरटी वाले में पढ़ाया था। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जल्दी से जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दें। बताइए। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें सभी को। सभी लोग कमेंट करें, शेयर जरूर करें यार, सभी को शेयर कर दीजिए कम से कम। आइए देखते हैं। कह रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा एक अध्यापिका है, ने बच्चों को सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे, माने एक ही पीढ़ी के जो होते हैं वो एकल परिवार में आते हैं, का गठन करते हैं। और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते तो यह एक विस्तारित परिवार हो जाता। अगर दादा दादी भी साथ रहते तो विस्तारित परिवार हो जाता। अब कह रहा है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम इस बारे में सोचते हैं कि शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण से समावेशी नहीं है। पहला विकल्प ध्यान से देखिएगा,
तो भैया जी शिक्षण अधिगम के दृष्टिकोण से यह समावेशी है। नहीं, ये जो कह रहा है यही आपका है। कह रहा है कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, माने शिक्षण अधिगम दृष्टि से समावेशी नहीं है, क्योंकि समावेशी का मतलब होता है सभी को सम्मिलित करना, चाहे वो विशिष्ट बालक हो, दिव्यांग बालक हो, हम जैसे मंदबुद्धि बालक हो, सभी को सम्मिलित करना। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा, शिक्षण अधिगम समावेशी नहीं है। जैसे यहाँ पे है कि परिवार की अवधारणा को उसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये कोई मतलब ही नहीं है। परिवार की परिभाषा गलत है, ये भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। रमा अपने छात्रों पर असंवेदनशील है, माने इन तीनों विकल्प का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसका औचित्य ये है कि अगर माता पिता और दादा दादी को भी सम्मिलित कर लिया जाता तो शिक्षण अधिगम का समावेशी नहीं है, क्योंकि जब सम्मिलित करेंगे तभी तो समावेशी होगा। इस समय समावेशी नहीं है, क्योंकि हमें आपको बच्चों को यह पढ़ाना है, एकता में बल है। हम क्या करते हैं, चार डंडे को बांध देते, कहते एक डंडा तोड़ लोगे। अगर हम चार डंडे को बांध दे तो हमें तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि इसी समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी, उसी समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। इसलिए इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है और आपको जो समय मिला है वो 30 सेकंड का है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां है, फटाफट कमेंट कर बताइएगा। ईवीएस कक्षा में कौन सी गतिविधि है। और प्रतिदिन डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे दुर्गेश्वर सर्च करिएगा और ई लर्निंग दुर्गेश से जुड़िएगा, क्योंकि इसकी कल से पीडीएफ नोट्स आपको जो मिलेगी वो सब टेलीग्राम पे मिलेगी। अगर आप जुड़े रहेंगे और ऑनलाइन नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। फटाफट कमेंट करके बताएं, सभी लोग बताएं, फटाफट कमेंट कर बताएं। फटाफट बताइए आप लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट कर जवाब दें। आइए इस बारे में बात करते हैं। पहली बात, एक बात याद रखिएगा, अगर सीटेट के प्रश्न में कभी भी ईवीएस में, गणित शिक्षण में ये सभी दे दे तो 80% सही होता है। याद रखिएगा 80% ऑल ऑफ दिस सही होता है, उपयुक्त सभी सही है। लेकिन इनकी व्याख्या करना जरूरी है, इस प्रश्न को व्याख्या करना जरूरी है। कैसे, ईवीएस जब किसी को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा प्रश्न है, जो जवाब दे लेगा मैं ये जानूंगा आपको ये क्लास समझ में आ गई। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, ईवीएस का फुल फॉर्म बताइएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि जो फील्ड भ्रमण है, अगर फील्ड भ्रमण कराएंगे तो बच्चे चीजों को नजदीक से देखते हैं, बच्चे नजदीक से समझते हैं चीजों को। जैसे हम लोग कहते हैं भ्रमण शिक्षण विधि, तो ईवीएस के लिए भ्रमण शिक्षण विधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपको क्लियर हुआ, क्योंकि भ्रमण शिक्षण विधि में जो बालक होते हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, शिक्षार्थी प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, इसलिए जो भ्रमण शिक्षण विधि होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, श्यामपट्ट का उपयोग, आप लोग बता सकते हैं श्यामपट्ट का उपयोग क्या है। श्यामपट्ट का उपयोग जीवंत कक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। श्यामपट्ट का जो उपयोग है ये जीवंत कक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अगर ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं तो ईवीएस की क्लास में आपको श्यामपट्ट होना तो चाहिए। अगर ये श्यामपट्ट ना होता तो मैं आपको कैसे पढ़ाता। ये तो श्वेत पट्ट है, ये तो कलर पट्ट है, जिस पट्ट को चाहे वो पट्ट बना सकते हैं, लेकिन श्यामपट्ट होना जरूरी है, मतलब ये भी सही है। अब कह रहा है चित्र पढ़ना, तो मैंने पेड क्लास में मैंने चित्र एक टॉपिक पढ़ाया है, मैंने शिक्षण विधि में एक हिंदी शिक्षण में चित्र पढ़ाया है। चित्र से क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे ये है, ये ईवीएस है, एक अच्छा 5 के एनसीईआरटी ईवीएस है, इसमें जो चित्र होता है, जैसे मैं आपको बात करूं, कोई भी चित्र उठा लेते हैं, जैसे ये सीटेट का पूछा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मलेरिया की सिलिकोना ब्रिज की छाल कुनेने से मलेरिया की दवा बनती है, यहाँ पे जो चित्र बनाया गया, इस चित्र का मतलब होता है, बच्चे चित्र को ध्यान से देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, चित्र को ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि कुत्ता बैठा है, तो बच्चे क्या करते हैं, चित्र को ध्यान से देखते हैं। बच्चों को चित्र रुचिकर लगता है और उसी चित्र में खो जाते हैं, और उसी बहाने हम उनके अंदर भाषा शैली का, भाषा ज्ञान का एक बड़ा भंडार दे देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का यहाँ पे तो ये भी होगा, और जब इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सही है, माने ईवीएस की गतिविधियों में फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना उपयुक्त सही, ऑल ऑफ दिस इसका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ आ चुका है। पर्यावरण अध्ययन,
पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का एक कारण बन सकता है यदि यह, फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। एनवायरमेंटल स्टडी एकदम सही जवाब है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को 150 लोग की संख्या देख रहे हैं, सभी लोग को शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फटाफट कमेंट करिए, बताइए सभी लोग, फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करें, बताएं। फटाफट समझिए, समझाइए क्या होगा इसका। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी आए ऑल ऑफ दी जाए तो 80% सही होता, लेकिन 20% सही नहीं होता। लेकिन आपको नहीं पता है तो आपने कह दिया सही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में समावेशी शिक्षा होता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। इसमें जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है, जो ईवीएस होता है, ईवीएस, इसमें आपने देखा होगा हम लोगों ने हिस्ट्री भी पढ़ा, हम लोगों ने जियोग्राफी भी पढ़ा, हम लोगों ने बायो के सेक्शन भी पढ़ा। देखा आप लोगों ने, हमने इतिहास भी पढ़ा, भूगोल भी पढ़ा, विज्ञान भी पढ़ा। और टाइम और समय गणित के सवाल भी हमें मिलते हैं, कभी कभी गणित के सवाल मिलते हैं। माने कई विषयों का के लिए समावेशन है, अर्थात जो पर्यावरण अध्ययन है वह एक पाठ्यक्रम जो है वह समावेशी है। फिर ये विषयगत है। विषयगत मतलब ये स्वयं में अपने आप में एक विषय के रूप में है, जिसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। क्या? पर्यावरण के नाम से भी जानते हैं। अगला, एकीकृत। एकीकृत माने इसे अलग से जो अध्ययन के रूप में हम पर्यावरण को अलग से पढ़ते हैं, माने विषयगत रूप में भी पढ़ते हैं और एकीकृत इसका एक अपना अलग अलग स्वरूप है जिसे हम पर्यावरण अध्ययन के रूप में रखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर चौथा ऑल ऑफ दीज होगा। क्लियर? आगे बढ़े। मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है और आप सिलेक्शन तभी मिलेगा जब पूरे मनोयोग के साथ से ईवीएस पढ़ेंगे तब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को पढ़ाने के लिए आपको 45 सेकंड का समय है, क्योंकि एनसीटेड आपको 1 मिनट का समय देता है, हम आपको 45 सेकंड का समय देंगे। यहां पे देखिएगा, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, सपेरों पर एक अध्याय है। आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ा दूं। सपेरों पर एक अध्याय है, कहानी सपेरों। देखिए एनसीईआरटी की बुक है, ये एनसीईआरटी की बुक है। आपने देखा कहानी सपेरों की, ध्यान देखिएगा, कहानी सपेरों की, देख रहे हैं आप, ये देखिए कहानी सपेरों की एनसीईआरटी है। मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं और एनसीईआरटी के हमारे नोट्स भी हैं। एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। अब इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। अब इसका जवाब हम नहीं देंगे, मैंने आपको किताब बता दी, अब आपको पढ़ा के बताना है। फटाफट बताइए क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब दें, क्योंकि मैंने ये नोट्स में पढ़ाया है, ये मेरे नोट्स में है। आपने अगर 2 साल पुरानी भी नोट्स मेरी पढ़ी होगी तब भी आपको प्रश्न मिला होगा। आज की नोट्स पढ़ेंगे तभी, क्योंकि मैं फुल एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे कि सपेरों को, सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संवेदनशील करना है, जानवरों के प्रति उनके प्रेम को जगाना है, यहां तक सही है। और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। माने जो सपेरे होते हैं, सपेरों काम क्या? सांप को पकड़ना। उससे हम लोग को खेल के रूप में दिखाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाते। बाद में उसे जंगल में छोड़ देते हैं। ये हम लोगों ने नोट्स में भी पढ़ा था और पेट क्लास के लेक्चर में भी पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे। आगे जो कह रहा है कि पशुपालन आजीविका का एक अच्छा स्रोत है, गलत है। हमारे यहाँ तो कई प्रकार के आजीविका के स्रोत है, केवल पशुपालन तो है नहीं, सभी कई प्रकार के स्रोत है। फिर आपने देखा यह एक अवैध कार्य, जी नहीं। क्या अगर आपके घर में सांप निकल जाता है
तो अगर सांप पकड़ने के लिए अगर सपेरा आता है तो क्या यह अवैध काम है? नहीं। फिर आगे, सपेरों के लिए बच्चे दिन अक्सर उन्हें नहीं देखते, ये भी गलत है। तो अब आपको एक प्रश्न मैं पूछूंगा, उसका जवाब आपको कर देना। अगर आपने उसका जवाब दे दिया, मेरा पढ़ाना सफल होगा और आपका पढ़ना। मैं एनसीईआरटी से पूछूंगा, भारत में कितने प्रकार के सांप जहरीले हैं? ठीक है, किसान का दोस्त केचुआ और सांप दोनों है। ध्यान से सुनिएगा पहले मेरी बात। कितने प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, उनके नाम बताइएगा। सांप की दवा किससे बनाई जाती है, उसका नाम बताइएगा। जो सपेरे होते हैं, एक खास आदिवासी जो सपेरों के ड्रेस पहनते हैं, जो सपेरों की बनी आकृतियां पहनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन तीनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बेहतर पढ़ा रहा हूं, कि मैं स्वयं सीटेट 3 बार क्वालिफाई हूं और मैं पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वो बंदे पढ़ाते इस चैनल पर जो पहले सेलेक्टेड है, जो पहले से क्वालिफाई है, वही चैनल को पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लोग पढ़ाते हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं, उन्होंने कभी एग्जाम तक नहीं दिया और अपने आप को स्पेशलिस्ट कहते होंगे। देखिए, कालबेलिया कहते हैं उन्हें, जो उनकी जनजाति होती है, जो उनकी प्रजातियां होती हैं, जो लोग होते हैं सपेरे, उन्हें कालबेलिया कहते हैं। दवा को सीरम कहते हैं। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए, ये सारा किस्सा आपको एनसीईआरटी में दिया है, सारा चीज। मगर आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो भैया तभी तो जानेंगे, आप तो एनसीईआरटी पढ़ते नहीं। देखिए, जो बीन पर धुन बजाते हैं लोग, उन्हें कालबेलिया कहते हैं। ये मेरे नोट से मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। उन्हें हम क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। फिर जो दवा बनती है वो सांप की दवा से बनती है, उसे सीरम कहते हैं। और मैंने क्या पूछा था? सांपों की प्रजाति। तो सांप 4 प्रकार के होते हैं जहरीले, जो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। ये सीटेट का पूछा है और ये फुल एनसीईआरटी है और मेरे नोट्स पूरा एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था, नाक, दुवैया, अफाई और करैत, इनके बारे में मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से ऑनलाइन फ्री और पेड दोनों लेक्चर मैंने पढ़ाया है। ठीक, ये पूरा एनसीईआरटी है। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। विद्यालय में आपके पास 30 सेकंड का समय भी है, 45 सेकंड बताने का। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मिड डे मील के लिए कौन सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट इस प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। मैं सारी चीजें एनसीईआरटी पे पढ़ाऊंगा। मेरी पूरी क्लास फुल एनसीईआरटी चलती है और हम एनसीईआरटी को प्रमोट करते हैं और एनसीईआरटी से सारा परीक्षा में आपके प्रश्न आता है। फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए। फटाफट बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके इसका जवाब दें। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम भी आपकी मदद करते हैं। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा है ये क्लास सबसे बेहतर क्लासों में से एक है तो शेयर जरूर करिएगा। मेरा सीटेट कोई फेल नहीं होता, ये पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फर्क इतना, मैं आपके बीच का हूं, इसलिए आपको लगता होगा ये दुर्गेश सर क्या पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व तो नहीं होता, उसका परिणाम होता है। यहाँ पे देखते हैं, वह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते। जी नहीं। क्या मिड डे मील का भोजन केवल उनके लिए जो भूखे आते हैं? ऐसा तो है नहीं। फिर यह शिक्षण अधिगम में बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। अब बताइए, क्या शिक्षण अधिगम में मूल्यवान समय को बर्बाद करता है? अब सोचिए, जिस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है, वो थोड़ी सी शिक्षण पढ़कर हम कर ले रहे हैं। आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो है नहीं। आइए इसके बारे में देखते हैं। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह इसका विकल्प चौथा है, लेकिन चौथा क्यों है, आइए इस विषय पे मैं पूरा चर्चा करता हूं। देखिए, जो मिड डे मील का भोजन है, यह भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरुआत किया गया था। इसका 2 कारण है। इसका पहला कारण यह था कि हमारे देश में हमने राइट टू एजुकेशन में शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, हमने बच्चों को पढ़ाने का अधिकार दिया था, लेकिन उन्हें भोजन का अधिकार दिया, क्योंकि हमारे कुपोषण समस्या को खत्म करना था। लोग भूखे ना रहे, एक काम, और भोजन के लिए बच्चे स्कूल भी आएंगे, हमारा उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण, हमारा जो पर्यावरण का थीम है, इन थीम में एक थीम भोजन भी है। एक थीम क्या है? भोजन है।
तो भोजन को जब बच्चा क्लास में बच्चों के साथ पढ़ेगा, जब बच्चों के साथ पढ़ने वाला बच्चा मिड डे मील का भोजन खाएगा, तो उस भोजन में वो ये अपने पर्यावरण को अपने भोजन के साथ जोड़ेगा, माने पर्यावरण के ज्ञान को बाहर की दुनिया को अपने पर्यावरण से जोड़ेगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए प्रत्येक दिन मिड डे मील के भोजन में अलग अलग खाद्य सामग्री दी जाती है। इसका इसलिए सबसे जो प्रमुख उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर चौथा या डी इसका राइट आंसर होगा। मिड डे मील का समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो इसका विकल्प चौथा है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो 1000 बार पूछेंगे, क्योंकि हम लोग सीटेट को सीटेट की तरह पढ़ाते हैं और सीटेट हमारी पूरा स्टाफ क्वालिफाई है, 69,000 में भी है। अच्छा हाँ, बीन, तुम्बा, ढोल को छोड़कर सब सूखे लोग किस बनता है? जी हाँ, ये भी पूछा ही मेरे नोट्स में है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करिए। आपके समय है 45 सेकंड, 45 सेकंड का समय है। फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट बताएं। फटाफट बताइएगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कर दीजिए यार। आप लोग 200 की संख्या में वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। सभी लोग शेयर कर दीजिए। पता है, शेयर करने से आपके पैसे नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं आपके पैसे कट जाएंगे, लोगों तो पहुंचेगा। और अच्छी चीज है, हम गाना, नाच, नृत्य जो ये फॉरवर्ड कर देते हैं, कभी अच्छी चीजें भी शेयर कीजिए। 1993 में यशपाल समिति 1993 में यशपाल समिति की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी, कमेटी थे। उन्होंने कमेटी ने यह बात कहा कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देना, माने बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना। तो जो बस्ते का बोझ कम करना था, उसका मतलब था क्या ईवीएस के पाठ्य पुस्तक अध्याय को कम करना? बस्ते के बोझ को कम करना माने पाठ्य पुस्तक को कम करना? ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक आधा करना, ये भी गलत। अब कुछ लोग बता रहे हैं इसका उत्तर ए, कुछ लोग बता रहे सी। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, दोनों में क्या है। अब आपको पता होगा कक्षा 1 और कक्षा 2 में कितनी किताबें चलती हैं? कमेंट करके बताइए। एनसीएफ 2005 के आधार पर कक्षा 1 और कक्षा 2 में कितनी पाठ्य पुस्तकें चलती हैं? फटाफट कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। कितनी पाठ्य पुस्तकें चलती हैं? उनका नाम। 2 पाठ्य पुस्तकें चलती हैं। कितनी? 2 पाठ्य पुस्तकें। कौन कौन? पहला भाषा शिक्षण, दूसरा गणित। भाषा और गणित माने हिंदी और गणित, ये दो ही के। इसका मतलब क्या है? ताकि जो अबोध बालक हैं उन पर भार कम हो, ताकि समय रहते उनके सारे पाठ्यक्रम को पूरा कर दिया जाए। इसलिए इसका उत्तर जो होगा, अबोध का भार को कम करने की जरूरत, उनके ऊपर मानसिक, शारीरिक, इन दोनों बोझ को कम करना अबोध बालकों पर। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? तो हमने ये देखा कि कक्षा में पहले 1 किताब, फिर 2 किताब, फिर 3 किताब, धीरे धीरे किताब को बढ़ाते हैं, ताकि जब बच्चों का बोझ कम होगा तब जाके वो कर पाएगा। इसलिए स्कूल बैग का वजन कम करना नहीं होगा। इसका उत्तर ये होगा, अबोध बालक का भार कम करने की जरूरत, उसके ऊपर मानसिक, शारीरिक और दोनों भार कम करा, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। समूह में सीखना क्या उद्देश्य है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। आपके पास 30 सेकंड का समय है। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा।
सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? आज इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातें जानते हैं और थोड़ी कुछ पढ़ने की जानकारी लेंगे। यहाँ पे ईवीएस कक्षा में समूह में क्या उद्देश्य है? कह रहा है कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना, ये तो समष्टि शिक्षा के खिलाफ है। लड़के और लड़कियों को अलग करना, ये भी समष्टि शिक्षा के खिलाफ, ये भी गलत। फिर कह रहा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना, ये भी तो गलत है। फिर आते हैं, अब एक ही बच्चा तो अपने आप में सही होगा। कह रहा है कि सहयोग के मूल्य को लागू करना। जब बच्चे साथ मिलकर कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे, उनके अंदर सहयोग के मूल्यों का विकास होगा। एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने में और सीखने में सक्षम बनेगा। और एक साथ मिलकर काम करना, सीखना, इससे बच्चे क्या होगा, उनका सर्वांगीण विकास भी होगा। इसलिए इसका उत्तर ए, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? इसका ए राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसी क्वेश्चन के बाद आज हम लोग क्लास खत्म करेंगे कि आपकी संख्या फिर कम होती जा रही है और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ताकि और लोगों तक पहुंचे। आपको यही जवाब दीजिए। उसके बाद बाला का पूरा नाम क्या है, इसी का जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि आपकी संख्या कम है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, क्योंकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर ही मिलेगी। ठीक है? फटाफट कमेंट कर बताइएगा। देखिए, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, माने दीवारों पर ज्ञान। ठीक है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका मतलब यह है कि जो स्कूल की दीवारें होती हैं, सीढ़ियां होती है, हर जगह उनकी शिक्षा से जुड़ी हुई, उनकी जानकारी जुड़ी बातें लिखा हो। कहीं पाचन तंत्र बना होगा, कहीं मनुष्य के कंकाल तंत्र का बना होगा, कहीं गिनती लिखा हुआ, कहीं पहाड़ा लिखा हुआ, कहीं लंबाई की माप लिखा हुआ अलग, कहीं एबीसीडी लिखा हुआ, कहीं क से अ तक लिखा हुआ, क से फरमाला लिखा हुआ, कहीं स्वर लिखा हुआ, कहीं फलों के नाम लिखा हुआ, कहीं संडे मंडे, कहीं जनवरी फरवरी। माने बिल्डिंग एज लर्निंग एड इसका फुल फॉर्म होता है। माने विद्यालय की दीवारों को शैक्षणिक क्रम में जोड़ कर रखना, माने उसका जानकारी को चिपका कर रखना, ऐड बनाना, ताकि बच्चा जिधर जाए, जिधर देखे, उसका ज्ञान हो और देखते देखते उसे याद हो जाए। ठीक? इसलिए इसका उत्तर होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। माने जो बिल्डिंग है उसका उपयोग अधिगम में सहायता के लिए किया जाए। विद्यालय की बिल्डिंग का उपयोग कहां किया जाए? उसका उपयोग कहां किया जाएगा? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग में किया जाएगा। इसलिए बाकी लोग गलत है और इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है? सही जवाब है। तो आप लोग क्या इस वीडियो को शेयर करेंगे? बिल्डिंग एज लर्निंग एड रट्टा मार के रख लीजिएगा। क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? क्या इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से ऐसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके बीच ला सकें। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा, आपके पास 30 सेकंड का समय है। आप इस प्रश्न को जवाब दीजिए। कह रहा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिए सभी लोग। फटाफट सभी लोग कमेंट कर जवाब दे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और आपकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दे यार। शेयर तो कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुंचाते। देखिए ये क्या करते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, ये तो गलत हो गया।
सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं ये भी गलत। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक का स्पष्टीकरण ये भी गलत, क्योंकि हमें बच्चों को सिखाना है। फिर कह रहा है विचार, वैकल्पिक ढांचा एक ऐसा विचार है जो अवधारणाओं के औपचारिक व अस्वीकृति को स्पष्टीकरण से अलग, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, चौथा होगा। यह आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, अगर आपने हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसका उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, इस प्रश्न को जवाब सभी को देना है, आपके पास मात्र 30 सेकंड है। महिला पुरुष की तुलना में कमजोर है, यह कथन कैसा है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहां पे दो विकल्प सही हो सकते हैं। अगर ये कहता महिलाएं पुरुषों की तुलना में पढ़ने में कमजोर है, तब विकल्प क्या होता? अगर यह कह देगा कि तुलना में कमजोर है, क्यों पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? दोनों बताइएगा, दोनों बातें बताना है क्या है। फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। यहां पे दोनों बातों में क्या करेंगे? देखिए यहां पे दो बातें हैं। अगर कहता कि पढ़ने में, अगर कहता कि महिला पुरुष पढ़ने में महिला या पुरुष कमजोर है, तब आपका विकल्प ए होता। लेकिन पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक मिथक है, और मिथक के अंदर आपकी रूढ़िवादिता सोच है। कैसी है? रूढ़िवादिता सोच है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि मिथक है, एक मिथक है कि भैया महिला पुरुष की तुलना में कमजोर है, जबकि वास्तविकता यह है वैज्ञानिक रूप से दोनों के समान है। इसलिए मिथक के अंतर्गत रूढ़िवादिता सोच आती है। अगर यह मिथक ना होता तब इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर है, लेकिन जहां पे दोनों देगा वहां पे हमें मिथक लगाना होगा, न कि रूढ़िवादिता सोच लगाना होगा। ये याद रखिएगा, जब यहाँ पे प्रश्नों के विकल्प रूढ़िवादिता और मिथक दोनों देगा तो वहां पे आपको मिथक का चयन करना है। लेकिन अगर आपको केवल मिथक न दिया होता तब इसका उत्तर रूढ़िवादिता होता। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर होगा, और वैज्ञानिक तथ्य है ये गलत बात है, अंधविश्वास है ये भी गलत है। इसलिए केवल एक और तीन समझ में आप लोग को, इसलिए इसका उत्तर मिथक होगा। मिथक के अंदर रूढ़िवादिता सोच आएगी। क्लियर हो रहा है ना आपका? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे क्या कह रहा है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? आइए मैं यहाँ पे एक मैप ड्रा करता हूं और आपको उसके बारे में जवाब देना। फटाफट वीडियो लिंक को शेयर कर दीजिए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट शेयर कर दें। सभी लोग फटाफट शेयर कर दें। माना ये भारत का मैप बहुत सुंदर तो नहीं बन पाया, काम चलो एक मैप बन गया है। अब इसमें कह रहा, देखिए ये माना भारत का मैप है, सभी लोग शेयर कर दीजिए। आपसे निवेदन है वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। आप 200 की संख्या में 200 लोग को शेयर करेंगे 400 लोग होंगे, 400 शेयर करेंगे तो 800 लोग होंगे। शेयर तो कर सकते हैं, पैसे नहीं लगेंगे, लोगों को कर भला तो हो भला। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी? बिहार। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कीड़ा चल जाता है तो भी काम कर जाता है। चलिए देखिए, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, तो देखिए बिहार यहां है, ये आपका बिहार है, और जम्मू कश्मीर यहां पे है, गोवा यहां पे। अब आपको बताना है, मैं यहां पे मैप में दिशा भी बता देता हूं, ईस्ट वेस्ट। सभी लोग कमेंट कर फटाफट बताएं, नॉर्थ साउथ। लेकिन इसमें भी अभी दो दिशाओं निकलेगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, फिर निकलेगी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा।
थोड़ा बताइए क्या है। देखिए ये बिहार है, बिहार से सापेक्ष, तो अगर बिहार यहां है तो जम्मू कश्मीर यहां है, देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट माने उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहां है। फिर बिहार के सापेक्ष ये गोवा आपका यहाँ है, तो माने गोवा का होगा यहाँ होगा, यहाँ मतलब साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम, इसलिए इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर ए इसका सही जवाब है। तो जितने लोगों ने ए बताया है उन सभी के प्रश्न पूरी तरीके से उत्तर सही है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो आपको समझ में आ रहा है, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तभी आगे पढ़िए। आप लोग लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ईबीएस इससे बेहतर, ये तो कहना घमंड की बात है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं जितना मैं ईबीएस पढ़ाऊंगा सीटेट में उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। परीक्षा देने के बाद बाहर आइएगा, पूरे प्रदेश में सबसे पहले उत्तर कुंजी इलेनी बुद्रुगेश की जारी होगी, आप देख लीजिएगा। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उनको कॉल करके पूछिएगा परीक्षा देने के बाद, सर 30 का उत्तर बताएंगे, लेकिन आप इलेनी बुद्रुगेश पर सभी प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर ही पढ़ाते हैं जो स्वयं परीक्षा देते हैं, सब वेल क्वालिफाइड है। इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एनी डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब इसके बारे में एक बात बता दूं, देखिए यहां पे एक प्रश्न सीटेट का और पूछा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन्हें सरसों के तेल में मछली खानी पसंद है, जबकि गोवा के लोगों को नारियल के तेल में मछली खानी पसंद है। बिहार की एक पेंटिंग बहुत पसंद है, प्रसिद्ध है, जो कई बार पूछा है परीक्षाओं में। ध्यान से बताइएगा, बिहार किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट जवाब दीजिएगा। सब एनसीईआरटी का फैक्ट है, सब सीटेट का पूछा है। हम लोगों ने सीटेट को इतना अध्ययन किया है कि हम लोग प्रश्न देखकर बताते हैं ये कहां आया है। प्रतिदिन 9:30 बजे रात, 6:30 बजे सीडीपी, 7:30 बजे मैथ, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षण, 9:30 बजे पर्यावरण, 11 बजे से हिंदी शिक्षण। आप तबियत थोड़ी डाउन है, कल से बताएंगे। बताइएगा, मधुबनी पेंटिंग सही जवाब, चावल से बनती है, कहां पे है, बिहार में। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप लोग 45 सेकंड में देंगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं एकदम एग्जांपल देकर बताऊंगा, कभी भविष्य में ऐसे प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिएगा। बताइए फटाफट क्या होगा, सभी लोग बताइए। एकदम मैं पूरा डिफाइन करके बताऊंगा, ऐसा मैं बता दूंगा पूरे जीवन में आपको गलती नहीं होगी। जी हाँ, देखिए ध्यान समझिएगा, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव का जो जल का मतलब द्रव का किसमें बदलना, गैस में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जैसे प्रश्न का जवाब देंगे यह प्रश्न अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो कपड़े हम लोग कचारते हैं, कपड़ा धुलते हैं, ये सबसे जल्दी कब सूखेगा, बरसात में या ठंडी में, जरा कमेंट करके बताइएगा। ये किस मौसम में कपड़ा जल्दी सूखेगा, अगर हम धुल कर कपड़ा डाल दें धूप में तो किस मौसम में जल्दी सूखेगा, बरसात के मौसम में या ठंडी के मौसम में, कमेंट कर बताइए। किस मौसम में जल्दी सूखेगा कपड़ा, किस मौसम में कपड़ा जल्दी सूखेगा, गर्मी में या बरसात में, किस में, सॉरी गर्मी नहीं, बरसात में या ठंडी में, बरसात या ठंडी, सॉरी बरसात या ठंडी में, क्यों, आइए बताते हैं। देखिए जिस समय बरसात होती है, मेरी बात को गौर समझिएगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उमस होती है। उमस क्यों होती है पता है, बात को ध्यान समझिएगा, क्योंकि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और जो वर्षा होता है तो उसका जल वायुमंडल में विद्यमान हो जाता है, जिससे क्या उमस ज्यादा होती है, गर्मी होती है। लेकिन जो गर्मी में जलवाष्प को खींचने की ताकत होती है वो कम हो जाती है, जबकि ठंडी में हवाएं चलती हैं। इसलिए जब ठंडी पड़ती है तो उस समय कपड़े जल्दी सूखते हैं बरसात की अपेक्षा। इसलिए बरसात के मौसम में हम कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, बारिश होने वाली है क्या, इसका मतलब क्या है कि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है।
वाष्पीकरण की मात्रा वायुमंडल में बढ़ना आर्द्रता कहलाता है। और जब आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो हमें बड़ी उमस लगती है, यार बड़ी गर्मी हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब बारिश होने वाला है क्या? वही ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। जब वाष्पीकरण वायुमंडल में विद्यमान हो जाता है तब क्या कहते हैं? उसे वाष्पीकरण कहते हैं, सॉरी आर्द्रता कहते हैं। और वह सतह के क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होती है तब, माने जब क्षेत्र, सतह का क्षेत्र और तापमान या तो बढ़ता है या तो घटता है, तब जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो सबसे धीमी हो जाती है। तापमान में कमी हो, सतह के क्षेत्रफल में कमी हो, तब तापमान में क्या होती है? उसकी जो वाष्पीकरण गति है, ठंडक पड़ेगा तो वाष्पीकरण होगा, लेकिन गर्मी में वाष्पीकरण तेजी से होगा। इसलिए इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। सेकेंड क्या होगा? इसका राइट और सही उत्तर होगा। जितने लोगों ने दूसरा बताया था उन लोगों ने उनका सही है। क्लियर? और कोई समस्या? आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ध्यान से देखिएगा, स्थानों, दूरियों, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? बहुत ही आसान है, सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा कि स्थान, दूरियों, दिशाओं को सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए इसमें जैसे अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रा करूं, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा मैप ड्रा कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सुंदर तो नहीं बन रहा है। सभी लोग कमेंट करते तो जवाब देते रहें। सही नहीं बन रहा है, सॉरी, छोटा बनाने में सही नहीं बना। देखिए जैसे आपको ये मैप पढ़ाना है, माने स्थान, दूरी और दिशा, इसकी स्थान की बात बताने से उत्तर प्रदेश की बात करना है, दिशा बताना है, दूरी बताना है, उसके लिए क्या चाहिए? हमने क्या गलती हुआ? हम बना रहे तो सही नहीं बना, मतलब इसमें क्या, जब मैंने बताया इसमें क्या, स्थान गलत आएगा, इसमें दूरी गलत आएगी, इसमें दिशा गलत आएगा। क्यों? क्योंकि जो मुझे बनाना था वो इस तरह से बनाना था। मतलब मुझे मैप ऐसे बनाना था, मैंने त्रुटिपूर्ण बनाया। जब मैंने त्रुटिपूर्ण बनाया, ये तीनों वहां पे क्या होंगे? गलत आएंगे। जब गलत आएंगे तो कौन सा कौशल? चित्रण कौशल। क्या हुआ? चित्रण कौशल। देखा आपने, माने यहां पे चित्र, वहां पे चित्र, दोनों में क्या हुआ? दोनों में दिशा, दूरी और क्या, स्थान, दोनों में गड़बड़ी हो गई। यहां पे क्या हुआ? गड़बड़ बना। और जब गड़बड़ बना और ये एकदम सही बना, और जब सही बना, इसका मतलब साफ है कि इसमें इसमें किसका अंतर हुआ? चित्रण कौशल का। किसका हुआ? चित्रण कौशल का। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया आप लोग को? अब जब चित्रण कौशल सही है तो स्थान भी सही निकलेगा, दूरी भी सही होगी और दिशा भी सही होगी। लेकिन यहां पे ये तीनों गलत हुआ, इससे स्पष्ट हुआ एकदम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ लोग बता रहे हैं कि स्थिति कौशल होगा, दिशात्मक कौशल होगा, ग्राफिक कौशल होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर जो होगा वह चित्रण कौशल होगा। अभी लोग अलग अलग लोग बताएंगे, मैंने जो पढ़ा वो मैं बता रहा हूं, जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा मैं वो बता रहा हूं। ये एनसीईआरटी का उत्तर है, बाकी आप क्या पढ़े मैं ये नहीं जानता। ये चित्रण कौशल होता है, इसलिए बच्चों को चित्रण कौशल पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। आपने देखा होगा बच्चे चित्र बनाने पे, एक हर किताब में चित्र, देखिए आप पाठ्य पुस्तक जब पढ़ते हैं प्राइमरी की, अब तो चित्र बहुत पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उठाऊं, जैसे ये देखिए एनसीईआरटी गणित है, देख रहे हैं एनसीईआरटी गणित है, देखा आपने यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी गणित है, देखिए एनसीईआरटी की। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें ढेर सारे चित्र होंगे। कोई भी लेसन खोलिए, देखिए देखिए कोई भी लेसन खोलिए, उसमें ढेर सारे चित्र होते हैं। चित्र का उद्देश्य क्या होता है? यही उद्देश्य होता है। इसलिए इसका उत्तर दिशात्मक कौशल ना होकर चित्रण कौशल होगा। बाकी आप अगर ज्यादा समझदार हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपकी इच्छा, आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपको इसको हल करके बताना है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए
पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे जितने लोग लाइव देख रहे हैं किसी के प्रश्न का उत्तर सही गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पे समझ में आ रहा है तो मैंने एनसीईआरटी का जो था मैंने वो बता दिया, कुछ लोगों ने बताया डिजिटल मार्क दिया, लेकिन इसका चित्रण कौशल होगा जो मैंने पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया। फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। देखिए पहला ये आया था, फिर ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। ये क्रमशः जो आया मैंने आपको बता दिया। देखिए एनसीएफ 1975 ने पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी, इसलिए इसका उत्तर जो होगा दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा 20 का राइट होगा। 1975 ने एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सिफारिश सबसे पहली बार की थी, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह एनसीएफ 1975 होगा। क्या होगा? 1975 होगा। क्लियर सभी के? कुछ लोग एनसीएफ 2005 बता रहे हैं, ये तो बाद में आया क्योंकि मुझे आपको एनसीएफ भी पढ़ाना है, क्योंकि एनसीएफ से 30 से 35 प्रश्न प्रतिवर्ष आते हैं। इसलिए जब मैं एनसीएफ पढ़ाऊंगा तब वहां पे पूरे एनसीएफ की कहानी जब मैं बताऊंगा तब वहां पे आपको आएगा, इसलिए इसका उत्तर 1975 होगा, ना कि एनसीएफ 2005, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश सबसे पहले एनसीएफ 1975 में किसकी अनुशंसा पे? एनसीईआरटी की अनुशंसा पर। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। इसकी अनुशंसा पर एनसीएफ 1975 ने प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की एकीकृत पाठचर्या के रूप में सबसे पहले सिफारिश की थी। क्लियर? एनी डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। सभी लोग बताएंगे। फटाफट कमेंट कर सब लोग जवाब दें। क्या होगा? अगर हम भारत की बात करें, जैसे मैं एक छोटा सा मैप ड्रा करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। मैप थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, इधर उत्तर का हिस्सा थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, माना है भारत का मैप है। अगर भारत की मैप में यहाँ पे आपको पता झूम कृषि के बारे में पता पढ़ा होगा आपने, तो जो झूम कृषि है इन जगहों पे की जाती है। अगर इसको भारत को पूरा अगर यहाँ पे मैप ऐसे बना दिया जाए तो किस भाग में होगा? इधर है। अगर यहाँ पे बीचों बीच जैसे काट दिया जाए, बीचों बीच देख किस भाग में पड़ेगा? तो ये पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होगा। जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होगा, यहाँ पे कृषि की जाती है, उसे कहते हैं झूम कृषि। यहाँ के आदिवासियों द्वारा एक प्रकार की कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत है, लोग कम है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे बांस, खरपतवार बहुत सारे उगे होते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद लोग क्या करते हैं? मेघालय, असम के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पे लोग जाने के बाद क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। काटने पर उसको जला देते हैं, उसकी राख को फैला देते हैं। उसके बाद कृषि करते हैं, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जब वो दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहां पे भी खरपतवार, जंगल, बांस को जला देते हैं, उनके राख को फैला देते हैं, उनमें हल्के से जुताई करके बीज डाल देते हैं, और फिर क्या होता है? वहां पे खेती करना शुरू करते हैं। एक टीम जमीन अलग बताएंगे कि एक टीम बीज दिया जाता है, वो दूसरा प्रश्न है। तो झूम कृषि जो की जाती है, यहाँ पे झूम कृषि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मेघालय का है, असम का है, ठीक है, इस क्षेत्रों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या रहा? नदी बांधों से
उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़िएगा। डेली क्लास की नोटिफिकेशन और जल्दी आपको पीडीएफ नोट्स, जितने भी क्लास चले हैं उनकी पीडीएफ नोट्स हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि यह आज का आखिरी सवाल है। अब यहाँ से खत्म करेंगे और वीडियो को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास नोट्स अन्य सभी की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग कमेंट करें, फटाफट कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये प्राइमरी के लिए बताना है, 1 to 5 के लिए बताना है आपको, इसे ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगेगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएंगे। मैं इसको एकदम अच्छे समझाऊंगा, पूरे जीवन कभी आप नहीं भूलेंगे, पूरे जीवन ये नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर इसका उत्तर आपको समझ में आ जाए तो सभी को शेयर करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तब, सभी से मैं कह रहा हूं डेली क्लास तब अटेंड करिए अगर आज की क्लास से समझ में आए। आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, तभी क्लियर होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम समझिएगा। मैंने क्या बनाया है, ये नदी बह रही है, ध्यान समझिएगा, ये नदी बह रही है। जब नदी बहती है, जो खासकर नदी जब पर्वतों से, देखो बात को गौर समझिएगा, मैं पूरा बांध पढ़ा दे रहा हूं आपको, बांध पढ़ा रहा हूं, टॉपिक का नाम बांध है, लिख लीजिएगा। जब ये नदियां पर्वतों से निकलती हैं तो पता है जल 2 प्रकार का होता है, सदा नीरा होता है। ध्यान से देखिएगा कि जब पर्वतों से नदियां निकलती हैं तो एक बात को ध्यान समझिए, उत्तर दीजिएगा, पहले पढ़ लीजिए। तो जब पर्वतों से नदियां निकलती हैं तो जब वर्षा ऋतु आती है तो पानी खूब बरसता है, और जब पानी बरसता है, जब बारिश होता है तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये ध्यान से देखते हैं। अब इसके लिए होता यह है कि जैसे जो 2 क्षेत्र है, जैसे यहां पे ये पर्वत है, जैसे यहां पे ये आपका पर्वत है, यहां से एक नदी निकल रही है, यहां से क्या निकल रही है, एक नदी निकल रही है। तो जब नदी निकलती है, इसी के सामने क्या करते हैं, एक बांध बनाते हैं। बांध का मतलब क्या होता है, वहां पे पानी को रोक दिया जाता है। जब पानी को रोका जाता है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कहानी बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे यहां पे नदी आ रही थी, यहां पे क्या आ रही थी, यहां पे नदी आ रही थी। अब इसके पानी को रोका जाएगा, रोकने के लिए यहां पे डैम बनाएंगे, जिसे हम बांध कहते हैं। क्या बनाएंगे यहां पे, बांध। मेरी बात को गौर समझिएगा। अब नदी यहां पे आ रही तो उसके मुहाने पे बांध बना दिया गया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब जब यहां पे बांध बन जाएगा तो पानी क्या होगा, खाली समझिएगा। अब यहां पे पानी रुक जाएगा, मतलब ये जो जलस्तर है, पानी क्या होगा, यहां पे रुक जाएगा। मतलब ये पानी क्या होगा, जो नदियों का पानी है यहां पे रुक जाएगा। क्लियर। अब बात को गौर समझिएगा पूरे मनोयोग के साथ, अगर समझ में आएगा तब शेयर करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब यहां पे बांध का पानी रुक जाएगा तो इसे कहेंगे जलाशय। ये क्या हो गया आपका, जलाशय। इसे कहीं कहीं सागर कहते हैं, इसे कहेंगे बांध। ये बांध हो गया और ये आपका क्या हो गया, सागर या जलाशय हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब जब नदी पहले बहती थी, जब नदी पहले बहती थी, जब ये नदी पहले बहती थी तो यह कैसी नदी थी, यह एक पर्वतों से उतरने वाली नदी थी। क्या थी, यहां पे
पर्वतों से निकलने वाली नदी थी, और जो पर्वतों से निकलने वाली नदी बहती थी इसमें नदियों वाली मछली पाई जाती थी। अब जब यहाँ पे रोक दिया जाएगा बांध का पानी, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इसके आसपास की जो भूमि है वो बदल जाएगी उसके पास, क्योंकि यहाँ पे नमी आ जाएगी। जब इनके आसपास जो पर्वतीय क्षेत्र थे वहां पे नमी आ जाएगी, और जब नमी आ जाएगी तो वहां का जो पर्यावरण है वो बदल जाएगा। पर्यावरण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि पहले नदी था, नदी किनारे का पर्यावरण अलग था, अब यहाँ पे सागर बन जाएगा, जलाशय बन जाएगा, अब यहाँ का पर्यावरण बदल जाएगा। मतलब जो पर्वतीय पर्यावरण था अब वह एक जलीय पर्यावरण बदल जाएगा। एक बात, वहां के जो लोग थे, पहले यहाँ पे पर्वतीय लोग थे, लेकिन जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे लोग टूर मनाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, छुट्टियां मनाने जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पे प्रदूषण बढ़ा, ध्यान से देखिएगा, अब लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन प्रदूषण बढ़ेगा, रोजगार भी मिला और प्रदूषण बढ़ा। दूसरा काम, अब इसका सकारात्मक उपयोग क्या क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, खोल कर यहाँ से पानी निकलेगा। जब यहाँ से ये निकलेगा तो पानी निकलेगा, तो पानी को थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, उससे सिंचाई होगी, पीने का काम आएगा। लेकिन जब पानी निकाला जाएगा तो उसकी फोर्स तेज होगी, जो फोर्स तेज होगी तो यहाँ पे क्या गुब्बारा जैसा लगा देंगे, पानी आने के बाद ऊपर जाएगा ताकि प्रेशर कम हो जाए। अब यहाँ पे टरबाइन लगेगी, क्या लगेगी? टरबाइन। और जब टरबाइन पर पानी गिरेगा तो क्या बनेगी? वहां पे बिजली। अब यहाँ पे क्या बनेगी? बिजली बनेगी। ध्यान से देखिएगा, बांध जब बनेगा तो बांध बनने से, बांध जब बनेगा तो बाढ़ का पानी रुक गया। दूसरा, इस बाढ़ के पानी से रोकने से क्या क्या हुआ? पहले तो वहां का जलाशय बना, लोगों को रोजगार मिला, लोग टूरिज्म प्लेस बना। दूसरा, इसके पानी से टरबाइन चलेगी, बिजली बनेगी। अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अब बिजली बनने के बाद इसको पीने के काम में लेंगे, सिंचाई काम में लगेंगे। और आगे ध्यान से देखिएगा, और आगे सुनिएगा, अब यहाँ पे मछली पालन करेंगे। क्या करेंगे? मछली पालन होगा, इसमें मछली पालन होगा और उसकी बिजली बनाई जाएगी, सिंचाई होगी, पीने के काम में आएगा। माने एक ही बाढ़ से इतने प्रकार का इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहते हैं। क्योंकि काम एक था, उद्देश्य कितना हुआ? कई उद्देश्य। अब यहाँ जलाशय बनेगा तो लोग मछली पालन करेंगे, लोग घूमने जाएंगे, लोग नौका विहार करने जाएंगे, लोग छुट्टियां मनाने जाएंगे। तो जब छुट्टियां मनाने, बर्थडे मनाने जाएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस प्रकार जो ये क्षेत्र है ये पर्यावरणीय रूप से बदल जाएगा। इसलिए इसका नाम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहते हैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य था बाढ़ से बचाना, लेकिन कितने उद्देश्य हो गए? यहाँ पे जलाशय बना, मछली पालन होगा, लोग नौका विहार करने जाएंगे और छुट्टियां मनाने जाएंगे, बिजली बनेगी, सिंचाई होगी, पीने के काम में आएगा, मछली पकड़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। इस प्रकार अब हमने आपको बांध बताया। जैसे आपने देखा होगा भाखड़ा नागढ़ बांध, तो भाखड़ा नागढ़ बांध के पीछे सागर है। कौन सा सागर है? कमेंट करके बताइएगा। तो पीछे सागर है, आगे बांध है। तो बांध के पीछे सागर या जलाशय का निर्माण होता है, याद रखिएगा हमेशा। कभी परीक्षा प्रश्न पूछ सकता है कि बांध के पीछे जलाशय सागर बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब जल रुक जाएगा तो क्या बनेगा? जलाशय न बनेगा, सागर न बनेगा, इसलिए इसे सागर के नाम से जानते हैं। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड पर्सन पढ़ाते हैं। मैं स्वयं 3 बार सीटेट टेट क्वालिफाई हूँ, 69 शिक्षक भर्ती में हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बताइए? देखिए, अब इसमें क्या होगा? जल विद्युत सुविधा से बड़े प्राणी प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। अब इससे क्या बनेगा? जल विद्युत सुविधा मिलेगी। क्लियर? आगे देखिएगा, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी जीवन रेखा से अलग करती है। अब देखिए क्या होगा, बांध जो है स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करेगी। मैंने बताया, यहाँ पे क्लियर किया कि जब यहाँ पहले नदी बहती थी तो लोग बंजारा किस्म का जीवन जीते थे, नदी थी, मछली मारते थे। लेकिन अब लोगों की जीवन रेखा बदल गई, क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे, कोई मिठाई की दुकान खोलेगा, कोई चाट की दुकान लगाएगा, कोई फुल्की की दुकान लगाएगा, अलग अलग लोग दुकान लगाएंगे ना। तब यहाँ पे गलत पूछा है, तो ये सही है, ये भी सही है। कह रहा यह पानी का हवा का प्रदूषण नहीं करता, ये भी सही है। यह पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, सही बात है। जब बांध बनेगी तो क्या वहां पे हवा प्रदूषित होगी, पानी प्रदूषित होगी, सही है। लेकिन इसका गलत उत्तर क्या है? यह टिकाऊ और विकास को प्रोत्साहित करता है, गलत। यह टिकाऊ नहीं होता,
क्यों? अगर किसी दिन बांध टूटेगा तो क्या होगा, सोच कर बताइए। क्योंकि इस बांध में कई हजार घन लीटर पानी होता है। जब कई हजार घन लीटर बांध टूट गया तो पूरा निस्ते नाबूद कर देगा, और जब निस्ते नाबूद कर देगा तो कई हजार जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इसलिए यह टिकाऊ नहीं होता। अगर भूकंप का झटका लगा, कहीं सर कैसे टूटेगा? अगर भूकंप का झटका लगा, यहां से जरा सा जर्क पड़ा तो पूरी पानी, कई हजार घन लीटर पानी एक साथ निकलेगा। और पानी में कितना पावर है जो बिजली बना सकता है, तो सोचिए क्या करेगा। इसलिए इसका उत्तर गलत पूछा था, तो गलत इसमें क्या है, ये जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। और 3 कथन सत्य हैं, ये कथन, ये कथन, ये कथन, और ये गलत क्या है, तीसरा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे पढ़ाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि पूरा लगातार क्लासेज है। 6:30 बजे CTP, 7:30 बजे मैथ, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षक, 9:30 बजे ये, तो लगातार हिम्मत 1 घंटा चिल्ला के पढ़ाना, हम भी इंसान हैं। तो यहां से आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके सभी लोग पूछ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, और इसी के साथ आपकी क्लास आज की खत्म हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, ये कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और टेलीग्राम पे डेली लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ेगा। गणित शिक्षण, हिंदी शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, इस बात की गारंटी है, इससे बेहतर कोई सिलेक्शन नहीं देगा, क्योंकि जो स्वयं सिलेक्टेड है वो ज्यादा पढ़ाएंगे। आप अगर परीक्षा देकर आएंगे, अब जो नदी में नहीं कूदेगा वो तैरना कैसे सीखेगा? अगर आप परीक्षा देकर एक बार आएंगे तो आप उनसे बेहतर जानेंगे जो कभी परीक्षा नहीं दी है। इसलिए आप एक बेहतर अध्यापक होने से होंगे। अनुभव सबसे बड़ा टीचर होता है। कमेंट करके बताइएगा। पहला तो बताइए, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं पहले ग्रीन हाउस क्या होता है। बात को ध्यान समझिएगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है। पहले ये जानिएगा, ग्रीन हाउस का मतलब हम लोग हरित गृह जानते हैं। हरित गृह, इसे क्या कहते हैं? हरित गृह कहते हैं, हरित गृह कहते हैं। लेकिन आइए वास्तव में आज जानते हैं कि हरित गृह होता क्या है। आइए ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी हो गई, माना पृथ्वी गोला हमसे नहीं बना, माना ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी नहीं पड़ती, इन्हें हम ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। ध्यान समझिएगा, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। मेरी बात समझिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लेनी भी दुर्गेश से। इसे कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमे रहते हैं। और जब बर्फ जमा रहेगा तो क्या कोई साग सब्जी लगा सकते हैं आप? नहीं लगा पाएंगे। बर्फ में कोई पेड़ लगा पाएंगे? जमीन चाहिए ना, मृदा चाहिए। तो उस समय होता क्या है, जब सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, जैसे सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध पे आया या दक्षिणी गोलार्ध पे गया, तो यहाँ पे तिरछी किरणें सूर्य की पड़ती हैं। और जब तिरछी पड़ती हैं तो कुछ बर्फ पिघल जाती है, और जब बर्फ पिघल जाती है तो जमीन दिखने लगती है। तो कुछ लोग छोटी छोटी घासें लगा देते हैं, लताएं लगा देते हैं। लेकिन लताएं लगाने के लिए करते क्या है, यहाँ पे घर बनाते हैं। एक क्या करते हैं, एक शीशे का घर बनाते हैं, और इस घर में क्या होता है, सूर्य किरणें जो तिरछी आती हैं, तो सूर्य किरणें यहाँ प्रवेश करेंगी, वापस नहीं जाएंगी। अंदर का तापमान बढ़ेगा, और जब अंदर का तापमान बढ़ेगा इसकी बर्फ पिघल जाएगी, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो छोटे छोटे लताएं, घास आदि को लगा देंगे। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस कहाँ लगते हैं? उन क्षेत्रों में, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे छोटे छोटे नर्सरी होते हैं, वहां पे हरे पेड़ क्या कहते हैं, हरे कलर का वो पर्दा लगा गया होता है। तो आप वहां देखेंगे कि ग्रीन हाउस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य किरणों को एब्जॉर्ब करेगा, हीटिंग पावर बढ़ जाएगी, बर्फ जल्दी पिघलेगी। और अब यही गृह, हरित गृह जब हमारे पूरे वायुमंडल में बन जाता है, माने जब पूरे वायुमंडल में हो जाएगा, मतलब सूर्य से आने वाली किरणों को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा, हीटिंग पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब हीटिंग पावर बढ़ जाएगी तो गर्मी क्या होगा? बढ़ेगा। उससे पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग आएगी। तो कौन कौन सी ऐसी गैसेज है जो ग्रीन हाउस को बढ़ाती हैं? माने जो एक छोटे से घर में होता था वो पूरे वायुमंडल में हो रहा है। तो कौन कौन सी गैस है जो एब्जॉर्ब करती है? तो वो पहला है मीथेन, जिसे हम CH4 कहते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ध्यान से देखिएगा। धान की खेत से, कुओं से, सड़े गए पदार्थों से, दलदली भूमि से। जब गैया मंजन करती है, आपने देखा होगा, पहले गाय खा लेती है, भैंस खा लेती है, फिर मंजन करती है।
मुंह से झाग निकलता है, वो भी मीथेन गैस होता है, CH4 कहते हैं। उसके बाद जलवाष्प, कभी जलवाष्प को उंगली से टच किए हैं? रोटी बनाते समय जो महिलाएं होंगी, बहुत सारी महिला हैं, तो बताइए अगर रोटी आपके हाथ से फूट जाए, आपके हाथ में क्या होगा? जैसे रोटी बना फूला जल्दी से और जल गए, या कुकर की सीटी दिया जल गए, वो तो जलवाष्प होता है। क्योंकि जलवाष्प इतना हीट होता है कि आग से ज्यादा जलवाष्प नुकसान करता है, होगा, ठीक है, इसलिए जलवाष्प होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2, इसे अपारगमता गैस कहते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, माने ये सभी होगा। ठीक है, अब बताइए कि जितने लोग वीडियो को देख रहे थे, क्या उनको समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया हो तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और प्रतिदिन रात 9:30 बजे, कब 6:30 बजे CDP, 7:30 बजे मैथ शिक्षण जो मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, 8:30 बजे, 9:30 बजे पर्यावरण, 11 बजे से हिंदी पढ़ाते, लेकिन आज हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी, कल से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपको करा देते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म। यही क्लास, यही आप लोग बता दीजिएगा, आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, हैंड रिटेन नोट्स, वीडियो लेक्चर, सभी चीज़ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात की गारंटी है सिलेक्शन की, मैं 100% गारंटी लूंगा, क्योंकि सीटेट फेल हो ही नहीं सकता कोई, थोड़ी सी मेहनत करता है सीटेट कभी कोई फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस दिए, दुर्गेश सर, आपके सामने लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यह बताइए ऐसा क्या होता है कि भारत में ठंडे मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? आप इस प्रश्न का जो जवाब दे देगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगी। सोशल भी 1-2 दिन में शुरू करेंगे, डेट क्लियर हो जाने दीजिए। तो आप इसका उत्तर बताइएगा। और एक छोटा सवाल मेरा आपसे है, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? मैं आपसे पुनः एक सवाल पूछूंगा, क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? क्या आप इस वीडियो को शेयर करेंगे? अगर नहीं शेयर करेंगे तो इतनी मेहनत मैं आपको करके पढ़ा रहा हूँ, इतनी कम संख्या इस बात को दर्शाती है मेरे पढ़ाने में आज भी कमी है। लेकिन आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, कम से कम 1000 की संख्या तक पहुंचाइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति आज का अपने साथ 5 लोग को जोड़े, ये संख्या 1000 में हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। आइए इसको बताते हैं। भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो लद्दाख है। वो क्या है? वो लद्दाख है। लद्दाख कहाँ पे है? वहां पे, जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे, अगर इधर से वर्षा हो रही है, तो क्या यहाँ पे यह हिस्सा भीगेगा? ध्यान बताइएगा, अगर इधर से वर्षा होगा तो क्या हिस्सा भीगेगा? नहीं भीगेगा। लेकिन अगर इधर से वर्षा होगा तो क्या यह हिस्सा भीगेगा? बताइए, ध्यान से बताइएगा, अगर इधर से वर्षा होगा तो क्या हिस्सा भीगेगा? इधर से वर्षा होगा तो क्या हिस्सा भीगेगा? नहीं भीगेगा। इसे कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र, माने वृष्टि माने वर्षा का, छाया क्षेत्र माने वर्षा का छाया पड़ जाता है। इसलिए ठंडे रेगिस्तान जो है भारत में, वहां पे लद्दाख में, जो लद्दाख है वहां पे वर्षा नहीं हो पाती, और इसलिए वो भारत का एकमात्र ठंडा मान रेगिस्तान है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख है। क्या है? शीत मरुस्थल भारत का क्या है? लद्दाख है, क्योंकि वहां पे वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसकी वजह से वहां पे वर्षा नहीं पहुंच पाती, और वह मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल भारत का एकमात्र, जिसे हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं, लद्दाख का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट आपको पुनः करूंगा कि इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी आपकी इच्छा, 5 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को कहिएगा कि डेली 7:30 बजे मेरी गणित की क्लास, 9:30 बजे ईवीएस क्लास जरूर पढ़ें, क्योंकि, और उसके बाद हिंदी की, जहाँ पे मैं 100% गारंटी लेता हूँ, एक प्रश्न भी मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं यूपीएससी का कैंडिडेट देख रहा हूँ, यूपीएससी IAS, मैंने 2 बार मेंस लिखा है, MBPSC मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, NCERT में एकदम रट डाली है, NCERT जुबान पर है। आपको तो सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं आप पढ़ाने में कोई कमी हो, अगर कोई कमी रहेगा जरूर बताइएगा, लेकिन वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट की लंबी क्लास हो चुकी है, एक बहुत बड़ी क्लास हो चुकी है, इसलिए अब पढ़ाने की हिम्मत नहीं है, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि दिन में भी पढ़ाना था। आज हमने पेड क्लास के लिए NCERT की वीडियो शूट की थी, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करने के साथ लोगों को बताइए, अपने फेसबुक पे डालिए वीडियो लिंक को, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाइए, जितना कर सकते हैं करिए। टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ईश्वर करें आप लोग अगली बार एक अध्यापक अध्यापिका के रूप में हो, क्योंकि आपका सफल होना मेरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो एक सहायक अध्यापक, हमारी टीम पूरी बन चुकी है जब भी नियुक्ति हो जाए। लेकिन अगर आप एक लड़की हैं, अगर आपका चयन हो जाएगा तो आसपास की लड़कियों को लोग पढ़ाएंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो लोग ताने मारेंगे, फलाने की बिटिया इतना दिन पढ़ी उसका नहीं हुआ, तुम्हारा क्या बाकी है। वही बात लड़कों के लिए है। अगर आपका चयन नहीं होगा तो लोग अन्य लोगों को तुलना कहेंगे, फलाने का लड़का बीएड बीटीसी करके आज तक बैठा है, उसका कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बाकी है। लेकिन अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, आप लोग, तो आपके परिवार के लोग, अगल बगल के लोग पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आने वाली लड़कियों को, आने वाली छोटी बहनों को, भाइयों को पढ़ाया जाएगा कि फलाने की बेटवा बिटिया पढ़कर आज मास्टराइन हो गई, तुम भी पढ़ो, तुम भी मास्टर मास्टराइन हो जाओगे। इसीलिए आपका सफल होना मुझसे ज़्यादा, आपके परिवार से ज़्यादा आपके समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे लिए, अपने लिए पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अपने समाज के लिए जरूर पढ़ेगा, क्योंकि आप अपने समाज का एक आइडियल बन जाएंगे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा। और बाकी अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर कोई कमी है मैं उस कमी को सुधारूंगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्योंकि मेरे अगर बेस्ट देने से अगर 1000 लोग का फायदा हो रहा है तो मेरा हर एक बेस्ट कुर्बान है आपके लिए। ठीक है। मैथ शिक्षण जो चलती है, पेडोलॉजी 7:30 बजे चलती है, मैंने आपको पहले बताया। 6:30 बजे सीडीपी चलती है, 7:30 बजे संस्कृत शिक्षण चलती है, फिर 8:30 बजे संस्कृत, फिर 9:30 बजे ये, फिर लगातार क्लासेज। मैं भूल जा रहा हूँ, दिमाग नहीं काम कर, मतलब थकावट की वजह से हमारा दिमाग भी कम काम कर रहा है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, टेलीग्राम पे जुड़िएगा, फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश है, जहाँ जहाँ आप जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आदेश करिए मुझे जाने का, अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी पे ज़्यादा जोर करिएगा। ठीक है। परीक्षा 5 जुलाई को हो या ना हो, लेकिन आपको अपना बेहतर देना चाहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रास में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। परीक्षा हो या ना हो, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपका काम देगा, वो अगली परीक्षा के लिए आपको मजबूती देगा। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक, कोई पढ़ा हुआ आपको कभी गाली नहीं देगा। अगर मैं अगर मेहनत से ना पढ़ा होता क्या पढ़ा लेता। मैं आपको 5 विषय पढ़ाता हूँ। आपको पता है, मैं आपको हिंदी शिक्षण पूरे पेडोलॉजी पढ़ाता हूँ, पूरी मैथ पढ़ाता हूँ बिना किताब के, पूरी ईवीएस पूरा पढ़ाता हूँ, साइंस पूरा पढ़ाता हूँ, सोशल पूरा पढ़ाता हूँ। अगर मैं पढ़ा ना होता, मैं मेहनत ना किया होता, क्या मैं पढ़ा पाता। अगर मैं भी केवल परीक्षा पढ़ता, क्या मैं पढ़ा पाता। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्वयं क्या करता हूँ, मैं आज भी पढ़ता हूँ, और उसका पढ़ने का परिणाम है मैं 7 विषय पढ़ाता हूँ। अगर आप 7 विषय में पारंगत नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन कैसे लेंगे। सुपर टेट में 14 विषय है। तो इसीलिए मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं क्या करूँ। संस्कृत मुझे 6 नंबर मिला था, तो मुझे संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ईवीएस, मैथमेटिक्स, हिंदी शिक्षण पूरे अंक मिलते हैं, अंक नहीं करते। तो मैं चाहूंगा आपके साथ दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूंगा आप लोग जाए, अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा। कल मिलते हैं 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11 रात में। सुबह भी क्लासेज आपको देंगे कि थोड़ी सी हम भी कुछ कर ले। ठीक है। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर करे आप सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को जुड़े हैं, जितने लोग मेहनत से पढ़े हैं, जितने लोग वीडियो को लाइक शेयर किया, वे सभी अगली बार मिले, एक अध्यापक के रूप मिले। आप प्रदेश के अपने जिलों से जुड़े हुए हैं। मैं जौनपुर से हूँ, लेकिन आप प्रदेश के अलग अलग जिलों से जुड़े हैं। आपकी सफलता मेरी सफलता अगर मिल जाएगी, हम लोग एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ। मैं बीटीसी 15 बैच का हूँ। मैं आपके साथ प्रशिक्षण लिया हूँ। मैं आपके साथ, मैं स्वयं अध्यापक बनने जा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए 12,000 अध्यापक बनने जा रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात क्या है, क्योंकि एक माता पिता का अध्यापक ये चाहते हैं उनका पढ़ने वाला लड़का उनसे भी आगे जाए। बाकी दुनिया में भाई भाई का नहीं होता, आप जानते हैं। आप जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइमरी में पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप चाहेंगे आपका पढ़ाया हुआ बच्चा डीएम बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, अधिकारी बने। क्या आप चाहेंगे कि आपसे भी नीचे पोस्ट करे? आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक अध्यापक, एक माता पिता तो हमेशा ये चाहते हैं आप उनसे भी ऊंचाई पर जाएं। तो आपके अंदर वो गुण है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाय बाय, चलते हैं। कल मिलते हैं 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, रात 11। लगातार पढ़ेंगे तब तक जब तक सफल ना हो जाए, तब तक अपना जिंदगी का बेस्ट देंगे। या तो पढ़कर पागल होंगे, या तो सेलेक्ट होकर पागल होंगे। ठीक है। बाय बाय। शादी अभी नहीं करना यार, अभी तो अच्छा करना है। कुछ 4 दिन की जिंदगी है, कुछ अच्छा करो, मरना तो है। तो ये काम सब करते हैं, कुछ ऐसा करो लीक से हटकर। अगर यह बात हमारे कलाम जी सोचे होते, आइंस्टीन सोचे होते, थॉमस अल्वा एडिसन सोचे होते, तो क्या आज यहाँ होते। शादी ब्याह तो सब करते, लेकिन कुछ अच्छा करो समाज के लिए। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ कि जाने के बाद तो जमीन पे लोग याद रखें। जय हिंद। बाय बाय। कल मिलते हैं। अब बहुत पढ़ लिया, टेलीग्राम पे जुड़ेगा, फेसबुक पेज पे लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा।